हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सोशलाइजेशन के बारे में, सामाजिकरण के बारे में। आज दो टॉपिक टच करेंगे। एक सोशलाइजेशन मतलब बच्चे का समाज के प्रति क्या प्रभाव पड़ता है, एनवायरनमेंट का बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से प्रभाव पड़ता है। और दूसरा बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन। इसका चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन होता क्या है, ये बच्चे पर किस तरह से प्रभाव डालता है। आज इन दो टॉपिक को टच करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम के लिए इन्हीं पॉइंट्स में आपके एग्ज़ाम के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, पर्याप्त होगा, इतने से ही आएगा, आप ये मानकर चलिए। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है सामाजिकरण। सोशलाइजेशन के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। हमारा आसपास का जो इन्वायरमेंट, जिस सोसाइटी, जिस लोकेलिटी में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर जो आसपास का पर्यावरण होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, कहते हैं ना, बच्चा जिस इन्वायरमेंट में पला होता है उसी इन्वायरमेंट के उसके गुण, उसके हैबिट्स, उसके आचरण जो या बिलीव्स वगैरह जो भी हैं, तो वो उसी इन्वायरमेंट के थ्रू ही आते हैं। बच्चे का इन्वायरमेंट पे, बच्चे के विकास का, डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट पे बहुत सीधा, बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, मनुष्य समाज द्वारा ही सीखता है। सीधी सी बात है, समाज में जब तक बच्चा बाहर नहीं निकलेगा या हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर की दुनिया को नहीं देखेंगे, तो जाहिर सी बात है हम में ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाएंगे। सिर्फ किताबी ज्ञान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे को क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकली ज्ञान होना चाहिए, बाहर जाके हम लोग को सीखना आना चाहिए। सेकंड पॉइंट है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, आपने देखा होगा इस एज तक में जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सब देखा है कि हम लोग रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। वो इन्वायरमेंट के थ्रू सीखते हैं, सोशलाइजेशन के थ्रू ही सीखते रहते हैं, और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिकरण कैसी प्रक्रिया है, तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, या इसको कहा जा सकता है ये सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले का, सामाजिकरण को कौन कौन से कारण जो सोशलाइजेशन को इम्पैक्ट डालते हैं, सोशलाइजेशन में इम्पैक्ट डालते हैं, कौन कौन से वो पॉइंट हैं। पालन पोषण, जाहिर सी बात है, जो सोसाइटी में होंगे, जिस तरह का पालन पोषण होगा, उसी तरह जैसी सोसाइटी होगी, जैसी थिंकिंग होगी, उसी तरह का आपका कहीं ना कहीं मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटल थॉट्स या थिंकिंग या थॉट प्रोसेस, जो भी बोलें आप, वो आ ही जाती है। सहयोग, जिस प्रकार का आपको सहयोग मिला है, अनुकरण जिस प्रकार से आपने उसका पालन किया है या जिस प्रकार से आपने उसको एक्सेप्ट किया है, पुरस्कार एवं दंड, तो इसका तो सीधा सीधा सा मतलब पुरस्कार और दंड। ये 4 पॉइंट हैं जो सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। पहला पालन पोषण है, दूसरा सहयोग है, तीसरा अनुकरण है, और चौथा है पुरस्कार एवं दंड। सीधा आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि सामाजिकरण को कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन कोई दे देगा, चौथा कोई गलत होगा ऑप्शन, तो उसी को आपको टिक करना है। ये ऐसा ही सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सामाजिकरण की इकाई सामाजिकरण की इकाई क्या है, समाज की मतलब बेसिक क्या है, समाज का बेस क्या है, हम समाज बनता कैसे, किसके बेस पे बनता है। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो वो कहाँ रहता है? पहले जब बच्चा पैदा होता है तो जाहिर सी बात अपनी फैमिली में रहता है, तो फैमिली भी एक समाज का हिस्सा हुई। तो सबसे पहली जो इकाई है, सबसे बेसिक जो फाउंडेशन है सामाजिकरण की, सोशलाइजेशन की, वो है क्या है? परिवार। जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो उसको कहाँ भेजा जाता है? स्कूल भेजा जाता है। तो दूसरी सामाजिकरण की क्या इकाई क्या हो गई? विद्यालय हो गई। और विद्यालय में कौन होते हैं? जो उसको अच्छे बुरे की पहचान करवाते हैं, उसको लिखना पढ़ना सिखाते हैं, उसको एक सही रास्ते पर लेके आते हैं, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, वो किसके थ्रू होता है? वो एक अध्यापक करवाते हैं। और चौथा जो पॉइंट है वो है मीडिया, कि हम लोग जब स्कूल से घर जाते हैं तो जाहिर सी बात है हम क्या देखना पसंद करते हैं, ये हमारे इंटरेस्ट के ऊपर है। जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम आचरण करते हैं, जैसा हम आसपास का माहौल देखते हैं, उसी प्रकार से हमारा मन क्या होता है, हमारा मन और सभी का मन क्या होता है, उसी प्रकार का बिहेवियर अपनाने लगता है। कोई लड़ाई झगड़े वाला कंटेंट देख रहा है अगर किसी चीज़ पर, या कुछ भी ज़्यादातर उसको लड़ाई झगड़ा ही पसंद है, तो जाहिर सी बात है उसका आचरण भी लड़ाई झगड़ा ही होगा। कोई
पढ़ाई का कंटेंट देख रहा है या पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें उसको ज़्यादा पसंद है, किसी को क्रिएटिविटी ज़्यादा पसंद है, तो ज़ाहिर सी बात है बच्चा क्रिएटिव ही होगा, उसका थॉट प्रोसेस ही अलग होगी। तो ये सब सोशलाइजेशन पर डिपेंड करता है। तो सोशलाइजेशन की 4 इकाइयाँ हैं। पहली है परिवार, दूसरी विद्यालय, तीसरा अध्यापक और चौथी मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बच्चे के सामाजिकरण पर 2 सतह की एजेंसियां कार्य करती हैं। अब एजेंसियों का अर्थ है यहाँ पर कि 2 तरह की दो तरह से बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। इसको एक एजेंसी के थ्रू बताया गया है, पर यहाँ पर एक सक्रिय एजेंसी बताई गई, दूसरी निष्क्रिय एजेंसी बताई गई है। सक्रिय एजेंसी क्या है? बच्चों पर सक्रिय मतलब आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा, जिस पर बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जिस किसी भी चीज़ का बच्चे पे अगर डायरेक्टली कोई इफ़ेक्ट डाल रही है कोई चीज़, तो उसको सक्रिय एजेंसी बोलेंगे। डायरेक्टली इफ़ेक्ट कौन डालता है? परिवार, क्योंकि उसी से जुड़ा होता है बच्चा, दोस्तों से जुड़ा होता है, आस पड़ोस से, रिश्तेदार और स्कूल। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ये रोज़ बच्चा जो है ये रोज़ के लगभग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको अपनाता ही अपनाता है। तो इसीलिए इसको सक्रिय एजेंसियों के अंडर में रखा गया है। और निष्क्रिय एजेंसियाँ क्या है? निष्क्रिय एजेंसियों में बच्चों का सीधा प्रभाव जिसमें नहीं पड़ता। निष्क्रिय मतलब जिस पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सीधा प्रभाव किस पे नहीं पड़ता? पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट। ये पॉइंट है। तो यहाँ पर एजेंसियों का यही मतलब है कि बच्चों पर कौन सा सीधा मतलब बच्चों पर किस टाइप का कौन सी चीज़ें हैं जो सीधा इफेक्ट डालती हैं और सीधा इफेक्ट नहीं डालती। तो सक्रिय मतलब जो सीधा इफेक्ट डालती हैं, सीधा प्रभाव डालती हैं, मतलब परिवार, दोस्त, पड़ोस, रिश्तेदार, स्कूल। और निष्क्रिय एजेंसियां जो सीधा प्रभाव नहीं डालती, मतलब पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन है। क्या है? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। इससे हर सेट में 2 क्वेश्चन तो कंफर्म मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। जॉन डीवी समर्थक एक वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने जिनका नाम है जॉन डीवी, उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में समर्थन दिया है। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में क्या किया है? बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से उसे तैयार करना। अब बाल केंद्रित शिक्षा होता क्या है? कल के टॉपिक में हम लोग ने डिस्कस किया था कि चाइल्ड सेंटर, थोड़ा सा ऊपर डिस्कस किया था। चाइल्ड सेंटर मतलब बच्चा अगर कोई शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है, पढ़ाने के बाद जब अपना टॉपिक ख़त्म कर लेता है तो बच्चे से पूछता है आपको समझ में आया या नहीं आया। तो कुछ बच्चों को तो समझ में आ जाता है, पर कुछ बच्चे समझने में थोड़ा सा उनको मुश्किलात मतलब झेलनी पड़ती है, कुछ मुश्किल होती है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उस बच्चे को डांटना चाहिए, टीचर को उन बच्चों को डांटना चाहिए, मारना चाहिए, या इस तरह के कमेंट पास करने चाहिए, अरे तुम्हें आता नहीं है, तुम बेवकूफ़, इस टाइप के कमेंट पास नहीं करने चाहिए। बल्कि बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से कि बच्चा किस तरह से समझना चाहता है या किस तरह से वो समझ रहा है, या उसको अगर ना समझे तो उसके प्रैक्टिकली कोशिश करा जाए कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर उन बच्चों को समझाया जाए। मतलब उनकी ज़रूरत के हिसाब से, मतलब जिस तरह से वो समझें उस तरह से समझा कर उन्हें क्या किया जाए? तैयार किया जाए या कार्य कराया जाए। तो इसका मतलब यही है, बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से, मतलब बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसकी एक्टिविटी प्लान कराई जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बच्चा सीखने, जिज्ञासा, रचनात्मकता की जन्मजात क्षमता रखता है। सीधी सी बात है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर बहुत सी जिज्ञासा होती हैं, बहुत से सवाल होते हैं। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, बोलने लगता है, तो पूछता है पापा ये क्या है, पापा वो क्या है, पापा इसको क्या बोलते हैं, पापा इसको क्या बोलते हैं, पापा इस कैसे काम करता है। रचनात्मकता मतलब कुछ ना कुछ करता ही रहता है, और सीखना तो वो ज़िंदगी भर ही चलता है। तो इसकी जन्मजात क्षमता होती है। जो बच्चा जब पैदा होता है तो इन 3 एबिलिटी के साथ ही बच्चा पैदा होता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया? बच्चे सीखने, जिज्ञासा, रचनात्मकता की जन्मजात क्षमता के साथ क्षमता रखता है। मतलब सीखना, जिज्ञासा और जो रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी है, उसी के साथ उसी की एबिलिटी के साथ क्या होता है? बच्चा, ठीक है, पैदा होता है। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गोजू भाई बधेका को दिया जाता है।
गोजू भाई बधेका जी हैं, देखिए बधका लिखा हुआ है, बधेका हैं, गोजू भाई बधेका जी को दिया जाता है किसका श्रेय? बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा बोलें या प्रगतिशील विद्यालय बोलें, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1896 में हुई थी। कब हुई थी? प्रगतिशील विद्यालय की शुरुआत हुई थी 1896 में। एग्जैक्ट क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, सीधा सीधा पूछा जाता है। प्रगतिशील विद्यालय की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में हुई थी। प्रगतिशील विद्यालय का उद्देश्य क्या था? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना। तो प्रगतिशील विद्यालय का जो मोटिव था, जो उद्देश्य था, क्या था? करके सीखना। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? समाधानकर्ता बने, महत्वपूर्ण कौशल का चिंतन करें। मतलब जो प्रगतिशील जो विद्यालय था, प्रगतिशील शिक्षा है, इसका उद्देश्य ये था कि बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग उनका माइंड होना चाहिए, किसी प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहिए उन करके, मतलब सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए उन्हें। अगर किसी टॉपिक पे कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें बाहरी ज्ञान ले, थोड़ा सा बच्चे थॉट प्रोसेस उनकी अच्छी हो, जिससे प्रैक्टिकली ज्ञान ले पाएँ, तो वही समाधान करता, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण कौशल का चिंतन करें, मतलब अपनी स्किल को डेवलप करें, अपने स्किल को देखें कि वो किस तरह से किसी कार्य को कर सकते हैं। हर बच्चे की एबिलिटी अलग अलग होती है, हर बच्चे की स्किल अलग अलग होती है। कोई बच्चा सेम एबिलिटी सेम स्किल के साथ नहीं पैदा होता है। तो इसका यही अर्थ है, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा यूनिक होता है। तो समाधानकर्ता बने बच्चा, तो इसका उद्देश्य प्रगतिशील विद्यालय का यही है कि समाधानकर्ता बने बच्चा और महत्वपूर्ण कौशल का चिंतन करे। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चा वर्तमान जीवन के लिए सीखे। जाहिर सी बात है, बच्चा सीखता रहता है, तो वो वर्तमान जीवन के लिए ही, प्रगतिशील शिक्षा का यही उद्देश्य है। प्रगतिशील शिक्षा मतलब बच्चा वर्तमान जीवन के लिए सीखे। नेक्स्ट पॉइंट है, संपूर्ण रूप से पाठ्य वस्तु को भगवान मानना गलत है। इसका अर्थ यही है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है बच्चे के लिए। नेक्स्ट, एक प्रकार का साधन है, यह पुस्तक को क्या बोला गया है? एक प्रकार का साधन बोला गया है, एक प्रकार का सीखने का साधन है। पर जो असल ज्ञान आता है, जो रियल ज्ञान आता है, वो सोशलाइजेशन से ही आता है, हम लोग को बाहर निकल के ही, और प्रैक्टिकल ज्ञान के ही थ्रू आता है। ये मानना है प्रगतिशील विद्यालय का। वर्तमान जीवन के लिए सीख, इससे वर्तमान जीवन के लिए जाहिर सी बात है हम लोग सीखते रहते हैं इससे। ये प्रगतिशील विद्यालय का क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, ये पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लगभग पूछा गया है, थोड़ी देर पहले हमने आपसे डिस्कस भी किया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है, प्रगतिशील शिक्षा में यूएस के वैज्ञानिक जॉन डेवी का योगदान है। मतलब इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, इन्होंने इसका समर्थन दिया था कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है। अधिगम एक सामाजिक सक्रिय व लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। अधिगम मतलब लर्निंग, जो हम लोग लर्न करते हैं, जो हम लोग रोज़ सीखते हैं, एक सामाजिक सक्रिय व लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गलती करना सीखना का एक हिस्सा है, जिससे बच्चे की थिंकिंग का पता चलता है। अब इसका क्या मतलब है? कहते नहीं कि हम लोग अक्सर हमारे एनवायरनमेंट में एक बात बोली जाती है कि गलती करना अच्छी बात है, गलती करते रहना चाहिए, बस रुकना नहीं चाहिए। गलती करोगे, सुधार करोगे, आगे बढ़ोगे। तो इसीलिए जो गलती जो करता है, मतलब है कि कार्य वही कर रहा है, जो इंसान कार्य करता है उसी से गलती होगी ना, जो कुछ करेगा नहीं उससे गलती कहाँ होगी। तो उसका मानना ये है, उनका मानना यही है कि गलती करना सीखने का एक हिस्सा है, जिससे बच्चे की थिंकिंग, उसकी थॉट प्रोसेस का पता चलता है कि बच्चा, अगर गलती भी कई प्रकार की होती हैं, कोई जानबूझ के होती हैं, कुछ कार्य करते करते होती हैं, तो बच्चे की उस गलती से पता चलता है कि बच्चा किस प्रकार से सोच रहा है और किस तरह से इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने की, या चीज़ों को इन्वेंट करने की, या डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कई बार बच्चा अपने बिलीफ पर अपने बिलीफ बना लेता है, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर उन्हें ठीक किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि बच्चा जो होता है वो कोई कॉन्सेप्ट है, पता चला
बच्चे के अंदर उतनी समझ तो होती नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। बच्चा जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, कब किसी कॉन्सेप्ट को गलत ही थ्रू ले जाता है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि उसको, उस बच्चे को सही कॉन्सेप्ट बताया जाए, उसको समझाया जाए और उसको सही रास्ते पे लाया जाए। तो यही कुछ पॉइंट्स थे बाल केंद्रित शिक्षा। उम्मीद है चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन आपको समझ में आई होगी, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हमने 2 टॉपिक के बारे में कवर किया, एक सोशलाइजेशन, दूसरा चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, अगली वीडियो में उसका सुधार किया जाएगा। थैंक यू। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।